वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, पटल के उस पार जितने भी विद्वान साहित्यकार हैं, हमारे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत आपका आभार। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में भूपेश प्रताप सिंह जी प्रतापगढ़ यूपी से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार। तो मित्रों, आप साहित्यकार के साथ साथ गीतकार भी हैं और आप पुस्तकें भी लिखते हैं, पुस्तकें प्रकाशित भी करते हैं और उनका ऑडिशन भी करते हैं। तो मित्रों, आज हम इनसे बात करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनकी साहित्य के जीवन के बारे में और अनेक प्रकार की बातें हम इनसे करेंगे। ऐसी बातें भी करेंगे जो शायद इन्होंने अब तक अपने मन में छिपा कर रखी है, किसी को नहीं बताई है। वो बातें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि नियमानुसार जब भी कोई हमारी साहित्य यात्रा प्रारंभ होती है तो हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो मैं आदरणीय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने मधुर शब्दों से माँ सरस्वती को 4 लाइन से पटल पर आमंत्रित करें। धन्यवाद। आज इस पावन संध्या वेला में आपने मुझे आमंत्रित किया, यह मेरा परम सौभाग्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कुछ ही शब्दों में मैं सरस्वती की वंदना करता हूं। फिर हम इस पर चर्चा को बखूबी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, मन में छिपा कर रखे होंगे, दरअसल बिल्कुल खुली किताब हूं। आप सब जो भी पूछेंगे वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि साक्षात्कार में किसी तरीके का मिथ्या संभाषण बहुत ही अशोभनीय और अक्षम्य अपराध होता है मेरे ख्याल से। फिलहाल सरस्वती वंदना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हंस वाहिनी ज्ञानदायिने सुभाषिनी जयत जय संधेश्वरी। त्रैलोक्य प्रसरित सर्वभुवन सुरक्षिणे लोक हृदय विहारिणे। त्रैलोक्य प्रसरित सर्वभुवन सुरक्षिणे लोक हृदय विहारिणे। स्वरधारिणी अघनाशिनी श्वेतांबरा वरदे। जग पूजिता जग वंदिता जगतारिणे दुखारिणे अभिनंदिता। जग पूजिता जग वंदिता जगतारिणे दुखारिणे अभिनंदिता। दारिद्र्य दुख भयहारिणे भवधारिणे शुभकारिणे शुभदे। श्वेतांबरा वरदे श्वेतांबरा वरदे श्वेतांबरा वरदे।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधुर वाणी में आपने और बड़े ही साहित्यिक शब्दों में आपने माँ सरस्वती का आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती भी प्रसन्न हो गई हैं, पटल पर आ गई हैं। आदरणीय हमारे साथ में गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे सी सीधी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश स्वागत है प्रसाद जी। आपका आदरणीय। बहुत बहुत आभार आपका। तो आदरणीय, आपकी साहित्य यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? विद्यार्थी जीवन से हुई या उसके बाद हुई? थोड़ा प्रकाश डालिए, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। प्रश्न जैसा कि एक मानस में एक पंक्ति आती है कि चाहे सुने राम गुण बूढ़ा, केन हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसे लगता है कि काफी कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा प्रश्न कर लिया कि मैं अब उन परतों को खोलने जा रहा हूं जो शायद मैंने कभी नहीं कहा, या अवसरवश या अनावश्यक लगा होगा। बात स्वागत है वर्ष 1995 की। 95 में जब मैं इंटरमीडिएट करके, चूंकि मैं प्रतापगढ़ जनपद के उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील के एक पहलमापुर गांव का निवासी हूं। पिताजी खेती बाड़ी करते रहे और अपने भाइयों की शिक्षा, व्यवस्था, पालन पोषण में पूरा जीवन खपा दिया। जैसा कि एक व्यवस्था रही, जैसे जैसे लोग आगे निकलते गए, सबने अपने रास्ते अलग करते गए, सबने रास्ता अलग किया। फिर यह हुआ कि अब क्या किया जाए, तो बड़ी इच्छा से उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो मैं जौनपुर जनपद में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिंगरा मऊ, वहां प्रवेश लिया। फिर स्नातक करने के लिए सन 95 में जब मैं गया वहां, तो वहां दो घटनाएं घटित हुई। एक तो यह कि मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए इतनी दूर गया था, और जब अंग्रेजी साहित्य को स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ा, द्वितीय वर्ष में पढ़ा और हिंदी साहित्य को साथ रखा, तो तुलनात्मक रूप से समझने में मुझे बहुत विलंब नहीं लगा कि अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना यह वैसे ही है जैसे हमारी रुचि बिल्कुल ना हो, हम जबरदस्ती उसका अध्ययन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और संस्कृत साहित्य बिल्कुल छूटता जा रहा था। अब संस्कृत साहित्य छूटने की वजह से हिंदी की मौलिकता नष्ट हो रही थी। फिर मैं तय किया कि मैं अंग्रेजी साहित्य को यहीं छोड़ रहा हूँ। मेरे मित्रों ने बल्कि नाराजगी जाहिर की कि हिंदी में आप पढ़ेंगे, अधिक अंक मिल जाएंगे तो अंक लेकर के ओढ़ेंगे या बिछाएंगे। मैं कहा यह तो बिल्कुल मायने नहीं रखता, मैं तो हिंदी साहित्य ही पढ़ूंगा। फिर मैं वहां से स्नातक किया। 3 वर्ष स्नातक करते करते अंत में स्थिति ये हो गई कि मुझे लगा कि अब जो है आगे की पढ़ाई इस हालत में कर पाना बड़ा मुश्किल है, चलिए कोई काम कर लेते। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह बड़ी विचित्र बात होगी। आ गया घर करीब 1 वर्ष तक, जैसा कि लोग गांव में पढ़ लिख लेते हैं, फिर पता नहीं होता पढ़कर करना क्या है। नहर की पुलिया पर घूमना है, कुछ पढ़ लिख लेना है, खेत में थोड़े बहुत कुछ समय निकाल काम कर लेना है, खाना है, सो जाना है। मैं कहा ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। फिर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। कहते हैं ना, जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं वो आपके गले पड़ जाती है। और वहां मुझे काम मिला कि आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इंटरमीडिएट के बच्चों का आप इंग्लिश पढ़ाएंगे। मैं कहा ये देखिए जी, अब मर्दान क्या करता है, हिंदी कौन पढ़ता है, कोचिंग में पैसा तो चाहिए। मैं कहा चलिए भाई ये भी सिरोधार्य है। करीब 2 वर्ष तक पढ़ाया। फिर एक मित्र बताया कि आप चलिए पानीपत, मैं आपकी नौकरी लगवा देता हूँ। मैं कहा ये भी अद्भुत बात हुई। निकल गया पानीपत। जब पानीपत पहुंचा तो वो जुलाहों की नगरी, कालीन बुने जा रहे हैं, कपास उड़ रही। मैं कहा ये तो मेरे बस की बात नहीं। वहां एक मित्र मुझे मिले, वो देखे कहे करे भाई साहब आप यहाँ कहाँ आ गए, आपको तो पढ़ना चाहिए। मैं कहा ये भी अद्भुत बात है। वहां छोड़ के यहाँ आया, यहाँ फिर कह रहा जाकर पढ़ना चाहिए। फिर रात भर रुका उनके साथ। अगले दिन वो अपने ही पैसे से टिकट बस का खरीद दिए और कहे कि अब आप जो है निकल जाइए गांव। मैं सोचा कि ये क्या हो गया, घर चला आया।
1 वर्ष तक फिर चक्कर मारा, फिर मैं कहा चलते हैं दिल्ली। दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मुझे 1600 रुपए की नौकरी मिली, और यह नौकरी ऐसी थी, प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी थी, जहां पर टी शर्ट पर डिजाइन प्रिंट होती है। मैं सोचा कब स्नातक होकर के यही काम बचा हुआ है। फिर एक जिद, कहते हैं कि ना, एक हौसला होना चाहिए, काम छोटा नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। फिर हमने कहा चलिए ये भी कर लेते हैं। 1 वर्ष वो भी किया। फिर कंपनी में सीलिंग हो गई। सीलिंग दिल्ली में शुरू हुई, कंपनी बंद हुई। मेरे एक मित्र लखीमपुर खीरी में पढ़ाया करते थे, श्री प्रवीण त्रिपाठी, जिस समय मस्कट में टीचर हैं हुए। तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको जगह भेज देता हूँ। यहाँ एक लाइन में जोड़ूंगा कि अच्छा मित्र मिल जाए, यह समझना चाहिए कोई खजाना मिल गया उसे। भीड़ ना हो दुनिया की, कम हो अच्छे हो, यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे इस काम में लगाया, चलिए आप पुस्तकों का संपादन कीजिए। मैं कहा संपादन, ये कौन सा काम है? दिन भर बैठ करके किसी का लिखा हुआ हम सुधारते रहें और कमियां निकालते रहें तो ये तो व्यक्तित्व ही खराब हो जाएगा। कहा नहीं, वही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, इसलिए आप चलिए। मैं कहा चलिए। तो 2008 में दिल्ली में एक आर्यन पब्लिशर थे, उनके यहाँ मैंने संपादन कार्य शुरू किया। तो उनकी पुस्तकें, खास करके राजस्थान के चौड़ा रास्ता में जितने पब्लिशर्स हैं, वहां से सारी प्रकाशित हुआ करती। अच्छा। फिर धीरे धीरे वहां से ट्रेनिंग लिया, आगे बढ़ा। फिर एमएनसी कंपनी में सर्विस किया। फिर अब जो है सीबीएसई बोर्ड की किताबों का संपादन, यह लगभग 10 वर्ष से ज्यादा से मैं कर रहा हूँ। लेखन भी करता हूँ, संपादन भी करता हूँ, ब्लॉग भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ। पटलों पर भी आप सब बुला लेते हैं तो ये भी एक हर्ष की बात हो जाती है, अपनी बात रखता हूँ। तो यह एक जीवन जो रहा बहुत ही संघर्षमय रहा। यह तो आपने पूछ लिया कि साहित्यिक यात्रा के विषय में, तो जोड़ना अच्छा नहीं लगता। अब ऑफिस में तो, ऑफिस को तो रिज्यूम देना होता है, वहां पता होता है, लेकिन बाहर से जो लोग साक्षात देने आते हैं तो वहां पर मैं ही इंटरव्यू लेने वाला होता हूँ, तो समझ ही नहीं पाते कि ये पढ़े लिखे कितने हैं। एक ने कहा महाशय आपने पीएचडी किस साल में की होगी? अब वही बात हुई, सही सही बताएं तो क्या करें। मैं कहा बस ऐसा ही है, एक लाइन ऐसा ही है कहा करके बाकी सब स्किप कर गया। तो ये जिंदगी कहीं कहीं स्किप कर जाती है, लेकिन साहित्य साधना में कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। तो अब जो है इस तरीके से है, और मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, इसका मुझे बड़ा संतोष रहता है। और अब आपने प्रश्न किया तो मैं खुले मन से आपसे बात भी कर पा रहा हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं वह यह समझ पाएंगे कि जीवन को एक खुली पुस्तक की तरह छोड़ दिया जाए। हम कहीं खड़े हो जाएं, सड़क पर, ऑफिस में, अपने घर में हो, मित्रों के बीच में हो, तो ये समझने मुश्किल ना हो कि हम कैसे हैं। हमारे संस्कार जो हैं, हमारे परिवार की विरासत जो है, जो पीढ़ियों से आ रही है, वो हो हमारी रचनाओं में, वो चीज झलके। कोई हमारी रचनाओं पढ़े तो उसे यह नहीं मेहनत करनी चाहिए कि यह क्या लिखा गया है। जब तक साहित्य रचनाओं में उतर न जाए तब तक मैं समझता हूँ फिर झूठ लिखा जा रहा है। लेखन की यही विधा है, और इसी तरीके से मैं लिखता रहता हूँ। छंदों में मैं कम ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मात्रिक छंद एक संपादक होने के नाते मुझे इस बात का बेहद अंदाजा है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश न लावहीं बारा। साहित्य साधना में जब छंदबद्ध की तरफ हम बढ़ते हैं, और मात्रिक छंदों में जरा सी भूल साहित्यिक विधाओं का नाश कर देती है। इसलिए जैसे भी है, जो भी आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, उसी भाव में, मुक्त भाव में भी, मात्रिक में भी, वर्णित में भी सहज रूप से जो काव्य बन पड़े, वही मेरी साधना है, वही मेरी आराधना है, वही मेरी वंदना है। यह मैंने काफी संक्षेप में अपनी बात रखी, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये था आदरणीय का संक्षिप्त जीवन परिचय। इन्होंने कहा कि संघर्ष बहुत किया। तो मित्रों, संघर्ष ही तो जीवन होता है।
अगर जीवन में संघर्ष नहीं हो तो जीवन जीने का भी आनंद नहीं आता है। पता नहीं दिन कब हुआ, रात कब हुई, मौसम कब बदला, लेकिन जो संघर्ष करता है, जो सोना तपता है, वही कुंदन बनता है। अगर सोना तपेगा नहीं तो उसका कुंदन भी नहीं बनेगा, कोई जेवर भी नहीं बनेगा। वो वैसे ही डली की डली पड़ा रहेगा, सिली की सिली पड़ा रहेगा। लेकिन जेवर बनाने के लिए, कुंदन बनाने के लिए तो उसे तपना ही पड़ेगा। और वही कुंदन बन करके आप हमारे सामने हैं, आप हमारे से वार्ता कर रहे हैं, आज हमारे पटल पर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आदरणीय, आपने कोई विधा साहित्य की, गीत की कोई अपनाई है, या आप अरफन मोल्ला की तरह सारे विधाओं में प्रवीण हैं, या कोई दूसरा विशेष शब्द बहुत विधा? अच्छा लिखा, दूसरा शब्द आपने अच्छा कहा, हरफन मौला। हरफन मौला का मतलब यह हुआ, मैं दोहे भी लिख देता हूँ, गीत भी लिख देता हूँ, कुंडलियां भी लिख देता हूँ, सवैया भी लिख देता हूँ, छंद भी लिख देता हूँ। क्योंकि पढ़ते पढ़ते मन में जैसे भी भाव आते हैं मैं लिख देता हूँ कुल मिला करके। बाकी कुछ मित्र हैं जो मात्राओं को गिनने लगते हैं, तो कुल मिला फिट बैठ जाता है जो लिख देता हूँ। क्योंकि संपादन का कार्य है, तो लिखते लिखते एक अभ्यास सा बन गया है, वो चीजें उसमें फिट हो जाती हैं। तो विधाएं तो बाल साहित्य की तरफ भी मैं रहता हूँ, बच्चों के लिए भी कविताएं लिख देता हूँ, कहानियां लिख देता हूँ, और गीत, गजल, सब कुछ ही लिखता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं भाई जिसे सब आता है उसे कुछ नहीं आ रहा है। मैं भी कहता हूँ, क्योंकि वो किसी विशेष विधा में अंदर नहीं जा पाते। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। सच यह है, इस दुनिया के अंदर हम जहाँ हैं, इस समय मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा धर्म है मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, पूरी दुनिया से कट जाऊं थोड़ी देर के लिए। यदि मैं यहाँ नहीं हूँ, शारीरिक रूप से हूँ और मानसिक रूप से मैं पूरी दुनिया में हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं यही नहीं हूँ, बाकी हर जगह हूँ। इस भाव के साथ जब मैं लिखता हूँ, मैं अपने काव्य में होता हूँ, अपने गद्य में होता हूँ। एक कप चाय भी जब मैं पीता हूँ, केवल मैं उस समय चाय पीता हूँ। मैं रास्ते में चलते समय अचार का स्वाद कभी नहीं चेक करता, खाते समय चेक कर लेता हूँ। वही किया वही छोड़ा, क्योंकि रास्ते के काम रास्ते पर छोड़ता हूँ। लेकिन ऑफिस से जब मैं निकलता हूँ तो ऑफिस का बोझ कार्यभार वहीं छोड़ता हूँ। बस यह मेरी अपनी विशेषता है, मुझे अच्छा लगता है यह। आपकी बात सुनकर के मुझे एक कहावत याद आ रही है कि आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दीजिए, सफलता अपने आप आपके पांव चूमेगी। काम कैसा भी हो, आप उसको सुंदर तरीके से कीजिए, कार्य अब ईमानदारी से, ईमानदारी कार्य से के कीजिए। विषय में, कार्य के विषय में एक मेरी विशेष मान्यता है। जैसे जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, या मैंने कहा ठीक है यह कार्य मैं करूंगा, संपादन का कार्य मैंने खुद चुना है, खुद चुना है। इसलिए संपादन के कार्य में अगर मैं लापरवाही करूं, काम चोरी करूं, या काव्य लेखन कर रहा हूं, इसमें काम चोरी करूं, शब्दों का सही चयन न करूं, यदि मैं पटल पर हूं, वहां पर हमारी अभिव्यक्ति अधूरी रह जाए, लय न हो, हमारी बात आप तक सलीके से न पहुंच सके, तो यह नियत कर्म का पाप है। नियत कर्म का पाप, जिसको मैंने खुद चुना है, जिस कार्य का चयन मैंने किया है, उसमें गड़बड़ी हो जाए तो इसका अर्थ यह है मैंने अपनी जिम्मेदारियों को मैं निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं किया, बिल्कुल और सही। जिस कार्य का मैं निर्वाह नहीं करता उसे मैं छोड़ देता हूँ। उदाहरण के लिए, अब मैं इंटरव्यू में हूँ, तो एक गरिमा है बात रखने की। एक ऐसा साहित्यिक पटल जिस पर मैं नियमित रूप से उपस्थित रहता था, नियमित रूप से उपस्थित रहता था, बात कुछ नहीं, केवल एक संदेह मात्र, जरा सा संदेह किसी व्यक्ति पर किया गया, तो जब आप पर कोई संदेह कर ले, केवल इतना भर संदेह कर ले कि शायद, और आपको लगे कि कहा जा रहा है शायद, तो तुरंत उस जगह को खाली कर देना चाहिए। क्योंकि संदेह और विश्वास दोनों विपरीत धाराएं हैं। रंच मात्र संदेह जो है वह आपकी विश्वसनीयता को कम करता है, और जहां विश्वसनीयता में दाग लगता है वहां पर पावनता का हरण हो जाता है। जब पावनता नहीं होती है
तो साहित्यकार जो है आत्मिक रूप से अपने साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाता। मैं महसूस किया हूँ, एक रचना मैं लिख रहा था, परसों की बात है, 5 पंक्तियां मैंने लिखी, 5 पंक्तियां। उसके बाद मुझे लगा अभी तो देश में बहुत कुछ उन्माद भी फैल रहा है, बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मैं कहा यह तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगा यहाँ मानवता का थोड़ा सा हनन हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ आवेश में हूँ। उस समय लेखनी में वहीं छोड़ दिया। यह सरस्वती के साथ अन्याय है कि मैं सही नहीं लिख पाऊंगा, मैं उसको वहीं छोड़ दिया। वह 5 पंक्तियां रखी हुई हैं। इस तरह से मैं लिखता रहता हूँ। क्योंकि आपने गीत की बात की है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक गीत पढ़ देता हूँ इस पटल से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल गीत सुनेंगे, हम आपसे गीत भी सुनेंगे। गीत सुनाइए आप। धन्यवाद। स्वागत स्वागत है आपका। मैंने इसका शीर्षक दिया है प्यार के 2 बोल। जीवन में स्वागत है। प्यार तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 बोल ही होते हैं। 2 मित्र हों, पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आत्मा परमात्मा हो, ईश्वर भक्त हो। वाह। प्रेम जो है कभी 3 की धाराओं में नहीं होता, 2 की धाराओं में ही होता है। 3 की धाराओं में जैसे डिवाइड होता है वह व्यापार में परिवर्तित हो जाता है। यह एक शोध का विषय है। यह पंक्ति थोड़ी सी मैं कठिन बोल गया हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। 3 की धाराओं में शोध का विषय हो जाता है, क्योंकि यह एक शोधपरक चीज है। तो मैं रचना पढ़ रहा हूँ। खोल मधुर अधरों को प्यार के 2 बोल बोल। खोल मधुर अधरों को प्यार के 2 बोल बोल। जिंदगी अनमोल बनी गांठ में मधुरस्त घोल। वाह। आज है बसंत झूमा पतझड़ में तन्हाई। आज है बसंत झूमा पतझड़ में तन्हाई। हवा भी नाच रही बदन पे खुशबू छाई। तेरी आंखों में सितारों की चमक बिखरी जो। तेरी आंखों में सितारों की चमक बिखरी जो। तेरी आंखों में सितारों की चमक बिखरी जो। अपनी पलकों में आज उसको बसा लूं तो चला। तेरी आंखों में सितारों की चमक बिखरी जो। अपनी पलकों में आज उसको बसा लूं तो जरा। वक्त की दरिया में वक्त की दरिया में नहाने उतरे दीवाने। वक्त की दरिया में नहाने उतरे दीवाने। कूड़े का लाभ मिले काम करते मन माने। दोनों काम नहीं हो सकता। वक्त की दरिया में नहाने उतरे दीवाने। कूड़े का काम करे, कूड़े का लाभ मिले काम करते मन माने। घाट पर भीड़ बहुत, ये संसार दुनिया घाट ही तो है। घाट पर बिल्कुल। भीड़ बहुत, बहुरंगी मेला है। संग में 1000 खड़े पर मन अकेला है। अकेला है। वाह। इससे पहले कि अपनी कश्ती गोता खा ले। इससे पहले कि अपनी कश्ती गोता खा ले। शिकवे को भूल आज छंद प्रेम के गाले। नफरत को भूल, नफरत को भूल यहाँ बैठो कुछ बात करें। खोल अधरों को आज प्यार का संगीत रचे। जिंदगी अनमोल बनी प्रेम के अब मीत बने। आगे ध्यान देंगे। हाँ। सूर्य की लाली में, सूर्य की लाली में आज बहुत ठंडक है। सागर की लहरों सा फैला तेरा अंचल है। चलो पलकें उठा के आसमान देखें जरा। चलो पलकें उठा के आसमान देखें जरा। सफेद पल्लू में चंदा को समेटें तो जरा। चमकते तारे जो खिले उनकी रोशनाई से। चमकते तारे जो खिले उनकी रोशनाई से। चंदा के नाम आज सूरज का प्यार लिखूं। देखो आज दिन बीता, देखो आज दिन बीता। रात आई गहरी,
अपने सब छोड़ चले, छोड़ी न पर छाए, जीवन बेरंग बने, जीवन बेरंग बने, दुख की बारात सजे, दुनिया की नजरों में दिन में ही रात ढले, उससे पहले ही आज अधरों को खोल जरा, प्यार के दो बोल बोल, जिंदगी अनमोल बने, बोले अधरों को आज प्यार के दो बोल बोल। वाह, बस यह एक गीत रहा। बस बस। इसे लिखने की, धन्यवाद, और मैं इसे लिखने की पृष्ठभूमि भी रही कि ऑफिस में हमारे दो कर्मचारी बिना किसी कार्यवशात भिड़ गए। कार्य कुछ नहीं था, किसी दूसरे के टेबल का कार्य दूसरे के टेबल पर आ गया और माननीय ने कहा कि मेरा कार्य यह नहीं है। मैं उनसे कहा, भाई आपका कार्य यह नहीं है, लेकिन ऑफिस का तो है, कंपनी का तो है, इसलिए अगर इसे आप संपादित कर देंगे। कहा मुझे थकान लग जाती है। मैं कहा भाई 24 साल की उम्र में थकान लग जाएगी तो फिर 60 साल 65 साल वालों से अपेक्षा कैसे कर पाएंगे। और अगर यह बात कड़वी है तो फिर तो आप अपने घर के लोगों को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। वाह, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कार्य को मना न करें। कार्य अगर हाथ में आ रहा है तो यह बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको कार्य मिल रहा है। हर किसी के पास कार्य नहीं होता, इसलिए विधाता ने जो कार्य दिया है उसका कार्य मान करके उसके निमित्त करें और किसी की ऊर्जा पर, किसी के विश्वास पर, किसी के स्नेह पर कभी संदेह न करें। इसी मान्यता के साथ मैं अपनी जिंदगी भी जीता हूँ, अपना घर परिवार चलाता हूँ और आप सबकी कृपा दृष्टि ऐसी है कि मैं साहित्य साधना भी कर रहा हूँ। तो समय तो सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, व्यवस्था इसी में करनी पड़ती है। इस तरह से बिल्कुल सही। यह एक बात रही जो मैंने अपने आपके सामने रखी खुले मन से, और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं वह निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि पुस्तक के खुले पृष्ठ कितने अच्छे होते हैं। डिजिटल मीडिया है, अपनी जगह है, लेकिन लाइब्रेरी तो होनी चाहिए, और यह लाइब्रेरी हमारे दिल की भी होनी चाहिए, जहां हम स्नेह का लेवल लगा करके वरिष्ठता के क्रम में, कनिष्ठता के क्रम में पुस्तकों को सजाते हैं। और जब भी कभी मन करता है तो पहले यह कोशिश करते हैं, जब चंचल मन हो तो गीतों पर हाथ लगाते हैं, जब कुछ बहुत वात्सल्य हो तो बाल साहित्य की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब हमें कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ सीखना होता है, तब हम उन पुस्तकों की तरफ देखते हैं जिनके जिल्द बिल्कुल पुरानी हो गई है, जिनके सफेद पन्ने अब बादामी रंग के हो गए हैं, जिनको छूते ही टूटने का डर बना हुआ है। संभाल कर उन पृष्ठों को पलटते हैं और अनुभव को वहां से प्राप्त करके बाल साहित्य को सजाते हुए निरंतर गतिमान रहते हैं। और साहित्य साधना, साहित्य सेवा, सृजन की मौलिकता यह है। एक बात आदरणीय मैं और जोड़ना चाहूंगा, यह बात मुझे ध्यान आई। हमेशा फिल्म जगत में यह चर्चा होती है कि यह गीत अच्छा है इसलिए फिल्म चल गई, ये गायक अच्छे हैं, ये संगीतकार अच्छे हैं, लेकिन गीत को जिसने लिखा, गीत के जो लेखक रहे, जो नेपथ्य में रहे, जिनके गीत को दर्शाया गया, वह बहुत ज्यादा कभी नहीं आ पाए सामने। इसका एक कारण रहा कि गीत लिखने वाले जो हैं वह धरातल से जुड़े होते हैं, मूल हैं, स्रोत हैं, वह इस धरातल के, साहित्य के धरातल में जड़ की तरह नीचे हैं, हमेशा स्रोत को खींचते हैं। इसीलिए उनकी ऊर्जा स्रोत को खींचने में गई। ऊपर वृक्ष पौधे सब हरे भरे छाया दान सब कर रहे हैं, लेकिन जड़ को कौन देखता है।
आदमी कहता है यह बरगद का पेड़ बड़ा छतनार है, यह पीपल का पेड़, पीपल की पत्तियां खड़खड़ रही हैं, और यह पाकड़ का पेड़ है, पाकड़ जम्बू रसाल तमाला, बड़ा सुंदर सब कुछ है, लेकिन उसकी जड़ों की तरफ कोई नहीं देखता। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम साहित्यकार इस तरफ भी बढ़ें, जब हम लिखते हैं अपनी रचनाओं को तो उसे ऐसी जगह पहुंचाने का प्रयास भी करें जहां से यह आगे आ सके। और लिखते समय एक शब्द मैं जोड़ूंगा, संपादक होने के नाते कालजयी रचनाएं कही जाती, कालजयी। इस शब्द की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यह कालजयी शब्द क्या है? कालजयी का एक ही अर्थ होता है, सरकार बदल जाए, युग बदल जाए, समय बदल जाए, व्यवस्था बदल जाए, लेकिन उन रचनाओं में वह तत्व तो हमेशा मौजूद रहे जिनकी जरूरत पीढ़ियों को हमेशा रहती है। इसीलिए पंत की रचनाओं को, इसीलिए प्रसाद की रचनाओं को, माधव दिनकर की रचनाओं को, कबीर की रचनाओं को, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं को कालजयी कहा जाता है। विभिन्न तरह के साहित्यिक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अटल हैं, मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। आपने साक्षात्कार की बात कही है, इसलिए मैं यह भी कह दूं, कई पटलों पर लोग मुझे जोड़ देते हैं, 2 4 6 दिन में जुड़ा रहता हूँ, फिर मैं एग्जिट कर जाता हूँ। उसका और कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि 8 घंटे ऑफिस में कार्य करते समय नोटिफिकेशन बंद करने के बाद भी बहुत व्यवधान होता रहता है। और दूसरा, जब लोग लिखते हैं, छंद अपना है, भाव अपना है, कम से कम वर्तनी की मात्राओं को तो शुद्ध करते, वर्तनी शुद्ध नहीं लिखते, मात्राएं नहीं लगाते, वाक्यों को, छंदों को विराम चिन्ह नहीं लगाते, पता नहीं चलता है ये कहना क्या चाहते हैं। पहला बंद दूसरे में मिल जाता है, दूसरा चौथे में, चौथा पता लगा पहले से जुड़ रहा है। तो उस साहित्य को अगर मैं पढ़ता रहूं तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में तो अब कहना नहीं चाहिए, तरीके का रविश हो जाएगा, उसे व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, इसलिए मजबूरी में पठनों को छोड़ देना पड़ता है। यह एक मेरे मन का भाव रहा, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। नहीं, क्योंकि सभी लिखते रहते हैं, सभी पटलों पर होते हैं। तो यह साहित्य की बात मैंने की। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट चाहूंगा मैं। हमारे साथ में विजय तिवारी जी किसलिए जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार है। हमारे साथ रामदास जी गौतम जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यह भी चाहूंगा कि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न इस समय पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और आप मुझे प्रश्न पहुंचाएं, मैं अपने विचार उस पर भी रखूंगा। क्योंकि जो लोग जुड़े हैं अपना समय निकाल करके जुड़े हुए हैं, अपना समय निकाल के जुड़े हुए हैं, उनके मन में प्रश्न होंगे, निश्चित होंगे, वह प्रश्न पूछ सकते हैं, अवश्य पूछ सकते हैं, स्वागत रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आदरणीय, अब एक रचना हो जाए आपकी किसी गीत की। बिल्कुल, मैं गीत ही सुना देता हूँ। यह दूसरा गीत है, मैं सुना रहा हूँ। मैंने शीर्षक दिया जाग उठी सोई पीड़ा। अपन हर किसी के अंतर मन में कुछ न कुछ दुख होता है, दर्द होता है, व्यथा होती है। कई बार तो ऐसा होता है लोग वायदे करते हैं, वायदे पूरे नहीं होते। कह दिए भाई इस बार मैरिज एनिवर्सरी पर जो है आपको हम यह चीज बनवा के दे देंगे, उसके बाद जब समय आया गायब। और किसी प्रेमी ने कहा चलिए भाई अब आइए दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, हम वहां बर्गर पिज्जा खिलाएंगे। और प्रेमिका वहां आके बैठी, प्रेमी का पता नहीं, गायब। बड़ा दुख होता है। या तो वायदा कीजिए मत, और वायदा कर दीजिए तो निभाइए जनाब, निभाइए, बिल्कुल निभाइए, सही बात। अब मैं इसको कई चीजों मैंने समेट दिया फिलहाल के लिए कि सबको कुछ कुछ मिल जाए। मैं अपने ढंग से पढ़ देता हूँ। मन के आंगन में लहरा कर, मन के आंगन में लहरा कर
जाग उठी सोई पीड़ा, मन के आंगन में लहरा कर। जाग उठी सोई पीड़ा, हल्की सी अंगड़ाई लेकर, हल्की सी अंगड़ाई लेकर, खोल दिल का दरवाजा। हल्की सी अंगड़ाई लेकर, खोल दिल का दरवाजा। कई किताबें रखी इसमें, काले गोरे पन्ने थे। आदमी छिपा जाता है, छिपा जाता है, वो पन्ने काले रह जाते हैं, दिल में जो बातें छिपा जाती हैं, दिल की किताबों को वे पन्ने पन्ने जीवन भर काले रह जाते हैं। तो कई किताबें रखी इसमें, काले गोरे पन्ने थे। युगों युगों से संचित उसमें, प्रेमी के सुंदर नखरे। कभी किसी ने नहीं पढ़ा था, उसे दबावा सोई थे। कभी किसी ने नहीं पढ़ा था, उसे दबावा सोई थे। मन के आंगन में भय खाकर, चुपके से वह सोई थे। यह लोक लाज है, समाज है। यह कहेगा कि 2000 में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा आपका, और जब 2000 आप खर्च करेंगे तो या तो खाना घट जाएगा, और जब ज्यादा करेंगे तो कहेंगे उड़ाऊ खर्चाऊं है। अच्छा करेंगे तो बुरा। 20 व्यंजन आप बनवा जाए, उसकी तारीफ नहीं, रायते में नगमा अगर कम हो गया नमक तो सब बेकार हो गया, सब बेकार हो सब गया, बेकार बिल्कुल हो सही। गया। ये है समाज, इसकी लोक लज्जा के मारे। कभी किसी ने नहीं पढ़ा था, उसे दबावा सोए थे। मन के आंगन में भय खाकर, चुपके से वह सोए थे। आज अचानक पीर उठे जब, वह झुंझला कर जाग उठे। मेरे ही मन के आंगन में, वह व्याकुल हो झूम उठे। मन के आंगन में लहरा कर, जग उठी सोई पीड़ा। कह न सकी जो कभी किसी से, कह न सकी जो कभी किसी से, दबा रखी अंतर मन में। नयन कोर मेरे हों गीले, उसमें दिखे गहन पीड़ा। जग हंस जाए पतझड़ छाए, सह न सके सोई पीड़ा। दुनिया की व्यथा है जो आपके, वह का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छी सखी कोई है तो वह आपके जीवन के जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, वह आपका अपना, उस पर आपका कॉपीराइट है, उस पर आपका कॉपीराइट है बिना कुछ लिखे। बिल्कुल सही आगे बात। सुने। मन के आंगन में लहरा कर, घेरी आज मेरा तन मन। बरस दर बरस मौन पड़ी थी, बंद रखी थी अधर। दुनिया वाले दुख पहुंचाए, सह न सके प्रियतम पीड़ा। दुनिया वाले दुख पहुंचाए, सह न सके प्रियतम पीड़ा। शायद इसीलिए सफल भीगा कपोल भीगा अंचल। शायद इसीलिए सफल भीगा कपोल भीगा अंचल। हृदय दृष्टि से मैं पढ़ता हूँ, हृदय दृष्टि से मैं पढ़ता हूँ, पीड़ा के हर अक्षर को।
सब में सुंदर गीत छिपा है, गीतों में ही प्रभु दर्शन। इसी भाव से प्रकट हो गई, खोले अधर मेरी पीड़ा। मन के आंगन में लहरा कर जाग उठी सोई पीड़ा। मन के आंगन में लहरा कर जाग उठी सोई पीड़ा। यह एक अंतरात्मा की बात रही जो मैंने इस पटल से आप सबको सुनाया। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर गीत था, बहुत ही अब अच्छा था। आदरणीय यदि समय इजाजत दे तो सभी फिर मैं समय है अभी सर, अभी समय है धन्यवाद। सर। अब मैं एक दूसरे तरीके की रचना पढ़ता हूं, क्योंकि आपने मुझे समेट दिया कई तरीके से, एक बड़े दायरे में आपने मुझे खड़ा कर दिया। इसलिए मेरा यह एक कवि धर्म भी है, मैं वह जरूर पढ़ूं। स्वागत है सर। एक बड़ी समस्या है आज के समाज की। हर पुरुष यह चाहता है कि उसकी पत्नी जो है उसकी हर बात माने, लेकिन अपने जीवन में उसे अधिकार नहीं देना चाहता, उसकी बातों को शामिल नहीं करना चाहता। कारण कुछ भी हो। अच्छा, एक बात और खुले तौर पर कह दूं, चूंकि साक्षात्कार में हूं, कई बार तो बातें इसलिए भी औरतों में नहीं बताई जाती, महिलाओं को। ये एक रहस्य होता है। कई बार बात फैलती बहुत है, फैल जाने पर काम बिगड़ जाता है, कायदे का काम बिगड़ जाता है, जो सबके लोक कल्याण में होता है। इसलिए मैं समझता हूँ लोक कल्याण हित अगर है तो उसमें छिपा लेना कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन जहां सामाजिक बात है, सामान्य जनजीवन है, वहां पर हमेशा हर चीजों को जरूर बांटना चाहिए। उस भाव से मैंने लिखा है, तू मेरी जिंदगी मुझे से, तू मेरे जिंदगी मुझे से क्यों मांगती दुआ हो। तू मेरी जिंदगी मुझे से क्यों मांगती दुआ हो। तेरे चमन के खुशबू महके मेरे फिजा है। यह आज कैसा आलम, यह आज कैसा आलम, भंवरे भी पूछते हैं। यह आज कैसा आलम, भंवरे भी पूछते हैं। इनको बता के कैसे दिल का चमन लुटा दूं। तू मेरी जिंदगी मुझे से क्यों मांगती दुआ हो। देखा हूं जब से तुझको, देखा हूं जब से तुझको। देखिए कई जगह क्या होता है, आप कहने से बात बिगड़ जाती है। कबीर दास जी ने लिखा कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। बारी फेरी बल गई, जिद देखूं तित तू शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है। कहा जाता है तू बड़ा कारसाज है, तू बड़ा महान है। वहां आप कह करके जरा हम देखें, तुम कह के देखें, तो लगता है भाव ही मर गया। कुछ लोग ऐसे अपना हैं तो खत्म हो गया। कि ऑफिस में बैठे होते हैं तो चलिए ठीक है, रास्ते में होते हैं, अगर शहर में है, महानगर में है, तो घर वालों से अपनी भाषा में बात नहीं करते। उन्हें शर्म आती है कि लोग सुन लेंगे, अवधी बोल रहे हैं, हरियाणवी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, या इस तरह की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यह भाषाओं का, बोलियों का संरक्षण होगा। बिल्कुल इसलिए मैं यहाँ लिखा, देखा हूं जब से तुझको, तारों से बिछ गया हूँ। पूनम की चांदनी सा तुझ में समा गया हूँ। बेदर्द ये जमाना, बेदर्द ये जमाना। मैं जमाना कह रहा हूँ, जमाना, मैं जमाना नहीं कर रहा हूँ। दूध जमा देते हैं, दही जमा देते हैं, महफिल जम जाती।
जम जाना मतलब ठहर जाना, जमाना, और जमाना, जमाना एक दुनिया, कालखंड है, एक समय दुनिया। है, जमाना एक बात है। यही बात मैं कहता हूँ, जब भी लोग लिखें, जहां उच्चारण में जरा सा भी संदेह हो, शब्दकोश पलट लें। नहीं तो हिंदी साहित्य में उर्दू के बहुत शब्द हैं, जरा और जरा, खुदा और खुदा, बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। पढ़ते समय कुछ लोग कहते हैं पुस्तकों में मेरे ये रचना लगा दीजिए। अब वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, क्या करूं, कह भी नहीं सकता, अपने ढंग से लगा देता हूं। लेकिन मन में एक बात होती है कि यह तो हिंदी को पता नहीं कहाँ कहाँ डुबोते घूमते होंगे। अब क्या करें, ये अहम की बात नहीं है, यह नैतिक दायित्व और कर्तव्य बोध की बात है। तो बेदर्द ये जमाना कितना बदल चुका है, तेरी जिंदगी को जाने क्यों खुद में तलाशता है। हाल दिल बता दूं तो रोज धोखा खाऊं, हाल दिल बता दूं तो रोज रोज धोखा धोखा। खाऊं। वाह। तुमसे अगर छुपा लूं तो गीत किसका गाऊं। दुविधा है जीवन में, कितनी दुविधा है। अगर बता दूं तो धोखा हो जाए, और छुपा लूं तो बड़ी आत्मग्लानि होती है। बड़ों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि बात खुल जाती है, और जब बात खुलती है तो बहुत ग्लानि होती है। माता सती ने भगवान शिव से यह बात छुपा लिया, मैं परीक्षा लेने गई थी तो ऐसा ऐसा हो गया, अंत में अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। शिव जी का अपमान भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बात खुलती है एक बात, दूसरी बात जो बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मुझसे एक दिन भी बड़े हैं, उनका तजुर्बा तो मुझसे बड़ा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अहम भाव को किनारे रख करके केवल यह देख लेना चाहिए कि यह जीवन नौका जा किधर रही है। यदि यह बात न हुई तो बात बनती नहीं है। मुझे लगता है जीवन का केवल एक संग्राम होता है, और ये संग्राम के बीच में हम कुछ बात भी कर लेना चाहेंगे। बहुत सुंदर। अब बात आती है कि पटलों का दायित्व, इस पर मुझे जरूर कुछ कहना है। आपने स्वागत मुझे है। पटल पर आहूत किया है, तो मुझे एक बात जरूर कहना है। मैं किसी भी पटल को आदेश देने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन एक जुड़े होने के नाते, एक संपादक के भाव से मेरा एक नैतिक परामर्श, दायित्व रहता है। परामर्श तो दे सकते हैं धन्यवाद। बस। बिल्कुल, थैंक यू, परामर्श ही, धन्यवाद आदरणीय, परामर्श ही है। जब हम पटल पर आते हैं, जब किसी को भी पटल पर बुलाते हैं, या हम किसी भी पटल पर जाते हैं, तो हम जिसके आमंत्रण पर गए हुए हैं, निमंत्रण शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि निमंत्रण केवल उसे कहा जाता है जहां पर भोजन की व्यवस्था हो जाए, जलपान की व्यवस्था हो जाए। आमंत्रण का प्रयोग वहां करते हैं जहां केवल हम परिचर्चा करते हैं, मिलते जुलते हैं, यह है आमंत्रण। जब कोई मुझे आमंत्रित करता है तो हमें वहां की मर्यादा, वहां की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। एक पटल पर ऐसे हुआ, क्योंकि वहां पर मुझे पदाधिकारी भी बना दिया गया था। बाद में मैंने लोगों से कहा कि भाई, यह सबको कहिए कि समय पर जुड़ें, और जैसे ही समय पूरा हो, कायदे की बात तो यह है कि अपने घड़ी के अलार्म जो है फोन में सेट कर ले 2 मिनट 1 मिनट पहले के लिए, और समय पूरा होते ही तहजीब के साथ निकल जाए वहां से। क्योंकि जो लोग जुड़ते हैं उन्हें कई पटलों पर जाना होता है, स्नेह बस जुड़ते हैं, सुनते हैं, और जबरदस्ती किसी के दिमाग में हम चीजों को भरते जाएं। यह मस्तिष्क है, या कोई डस्टबिन तो है नहीं, इसकी अपनी सीमाएं तो हैं। और दूसरी चीज क्या है कि पटल पर लोग जब सामग्री संप्रेषित करते हैं, भेजते हैं, तो बिना किसी संकोच के यह लिख देना चाहिए कि आप लोग अपनी विषय वस्तु, अपनी सामग्री को अच्छी तरह से तराश करके, लेखन को शुद्ध करके, उसके बाद ही पटल पर रखें। क्योंकि ऐसा न करने से हिंदी साहित्य की गरिमा, पटल की गरिमा, और पटल पर अच्छे पाठकों की संख्या
कम होने लगती है, क्योंकि पटल पर साहित्यकार जाते ही इसलिए हैं वो अपनी बात रख सकें, दूसरों की बात को पढ़ सके, समझ सके। लेकिन मैं देखा 1 वर्ष से मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, मेरे 2 मित्र मेरे साथ जुड़े थे, पटलों पर पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते एक की हिंदी तो बिल्कुल ही लगभग इस स्तर पर आ गई है। महाशय मैंने कहा जरा पहले तो आप अच्छा लिखते थे, अभी ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा क्या करूं, सब तो ऐसे लिख लिख के भेज रहे हैं। और एक बड़ा गड़बड़ चलन है, मैं चलन कहूंगी इसको, कि प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, लोग उसमें अपनी रचनाएं डाल देते हैं, फिर एक पेज छाप करके दे दिया जाता है, उसको शेयर कर देते हैं। मेरे पास भी आता है, मैं भी शेयर कर देता हूँ, स्नेह से मिलता है, शेयर कर देता हूँ। लेकिन उसके चक्कर में उन्हें प्रमाण पत्र मिल जाए, इसके लिए अधिक से अधिक लोग लिख रहे हैं, बिना सिर पैर के लिखते चले जा रहे हैं। अगर उसको कॉपी करके एक फाइल में बना दी जाए और प्रिंट कराने की बात की जाए तो मुझे लगता है उसे पढ़ने वाले नहीं मिले। रचना वह है जिसके पाठक मिल सके, वक्ता वह है जिसको श्रोता मिल सके। यदि मैं यहाँ उपस्थित हूँ और सुनने वाले केवल 2 हूँ, 1 हूँ, या मेरी अपेक्षाएं 100 की हो, सुनने वाले केवल 99 हूँ, तब भी मुझे अब मान लेना चाहिए मैं अपनी बात सलीके से नहीं रख पा रहा हूँ, प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रयास में बहुत कमी है। एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 पटलों पर पहुंच रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बड़ी अच्छी साहित्य सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उन्हें एक पटल पर सुनता हूँ, फिर दूसरे पर सुनता हूँ, थोड़ा सा हंसी की बात आती है। कई बार 2 कमेंट मार करके निकल जाते हैं लोग दूसरे पटल पर। अब 2 कमेंट देख के लगता है कि यह व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मजे की बात है दूसरे पटल पर जाने के बाद 5 मिनट बाद वो फिर एक कमेंट दे करके फिर निकल जाते हैं। तो इसमें 2 ही चीज है, या तो उनका स्नेह जो है, उनके संबंध जो हैं वह उनकी साहित्य साधना के ऊपर है, या तो अभिव्यक्ति में वह दम नहीं है तो वह उन्हें रोके रखे। अपनी दूसरी बात को मैं ज्यादा तरजीह देता हूँ, अभिव्यक्ति में वह दम नहीं है जो कि श्रोताओं को बांध कर रख सके। बिल्कुल सही बात। मैं धन्यवाद। अब अगला प्रश्न आपके मन में जो भी हो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। सर मुझे ये पूछना था अगले प्रश्न में कि आपके परिवार में साहित्यकार आप हैं या और भी आपको ये विरासत में मिली है, या आप अपने ही दम पर? बड़ी रोचक बात ये आपने कही, बड़ी रोचक बात आपने कही। आपने मेरे परिवार की बात की। मैं जहां से हूं, मेरे करीब 40 से 45 गांव के बीच में कोई नहीं है जो गद्य या काव्य लिखता रहा हो या लिखता हो। और अब चूंकि मैं सक्रिय हुआ तो इसके लिए मैं पटलों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं लिखता तो पहले भी था, लेकिन अपनी बात रखी कहाँ जाए। तो कोरोना काल में इलाहाबाद से एक मेरा भतीजा आया था, तो कहा चाचा श्री मैं आपका एक ब्लॉग बना देता हूँ, उस ब्लॉग पर आप अपनी रचनाएं लिखा करें, तो यह ब्लॉग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप अच्छा लिखते हैं। तो मैं कहा बना दीजिए। तो उन्होंने एक ब्लॉग बना करके मुझे दे दिया। उस ब्लॉग पर 300 से ज्यादा रचनाएं हो गई। मैं लिख कर उस पर पोस्ट करता रहता हूँ, फिर वहीं से पटलों पर भी डालता रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं रचनाएं भेज दीजिए छपने के लिए। मैं कहा क्या करना भैया? कहा कि आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको डिजिटल कॉपी मिलेगी। मैं कहा डिजिटल कॉपी आप मुझे देंगे और मेरा फोन पानी में डूब गया और आईडी गायब हो गई, तब मैं क्या करूंगा? मुझे तो डिजिटल चाहिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझसे 100 रुपए आप ले लीजिए, मुझे हार्ड कॉपी आप भेज दीजिए, मेरे लाइब्रेरी में रहेगी, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, कई गांव के बीच में लिखता हूँ, लोग पढ़ेंगे। तो फिर कहते हैं कि नहीं डिजिटल। मैं कहा मेरी रचनाओं को आप उन रचनाओं के बीच में डाल देंगे जिन रचनाओं में 1000 गलतियां होंगी, और डिजिटल आप बना के हमको दे देंगे, फिर हम उसको समेटने के लिए मजबूर होंगे। भाई मैं नहीं देता, इसलिए मैं अपने ब्लॉग पर पोस्ट करता हूँ, वहीं से कॉपी करके पटलों पर डाल देता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अब ब्लॉग का नाम तो मैं नहीं लूंगा,
क्योंकि मैं मर्यादा का बड़ा ध्यान रखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझसे कोई इस बात का प्रश्न करे तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मैं दूसरों से अपेक्षा रखता हूँ। तो बस फिलहाल के लिए आप सबका आशीष मिल रहा है, चीजें अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं, यह बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारे साथ में दिल्ली पालम से सुमन शर्मा जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी, बहुत बहुत आभार बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। सर आपने कहा आपके एक मित्र जो पहले बहुत अच्छा लिखते थे और बाद में जो है उनके लेखन में जो है गिरावट आ गई, उसका कारण वही है कि वो भी बेचारे क्या करें, जब उनकी बात को कोई समझ ही नहीं रहा तो उनको वही भाषा लिखनी पड़ रही है जिसको लोग समझें। मैं आपको एक इस विषय एग्जाम्पल में देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैंने एक जी काव्य लिखा था, आपने शायद पढ़ा हो, सूर्य आराधना। उस सूर्य आराधना जी को मैंने लिखा, पटलों जी पे डाला, तो आप विश्वास नहीं जी करेंगे कि इतने पटलों पर डालने के बाद केवल 6 आदमियों ने उसकी सराहना की। यानी लोग समझ ही नहीं यह सके कि क्या लिखा गया है, उन आदरणीय, इस शब्दों का विषय अर्थ में ही मैं नहीं एक बात समझ कहना सके। चाहूंगा। नहीं, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा। लोग करते क्या है, थोड़ा सा हंसी छूटेगी कि हमारी जिंदगी ठेंगे से शुरू होती है। सुबह हम ऑफिस पहुंचते हैं, मशीन में ऐसे अंगूठा पंच करते हैं, शाम को अंगूठा पंच करते हैं। आदत इतनी खराब हो चुकी है कि फेसबुक पटल पर केवल हम अंगूठे पंच करते हैं। लिखने के लिए आपने नोटिस किया होगा, लोग लिखते हैं वाह, बहुत सुंदर, लाजवाब, भाई खूब लिखा, कमाल लिखा, बहुत धन्यवाद। मैं तलाशता रहता हूँ इस रचना में कहीं कोई ऐसा कमेंट मिल जाए जहां किसी ने ये लिखा हो कि यह पंक्ति ठीक नहीं है, इस शब्द की ठीक जगह नहीं अगर है। इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो यह बात अच्छी हो जाए। ऐसा कोई नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला आज तक। अब इसका दो कारण है, या तो डरते हैं कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मैं कहता हूं इतने डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? जब सोशल मीडिया के पटल पर आ ही गए हैं तो ताली मिले, गाली मिले, जो मिले, सुधार की प्रक्रिया जहां से वो संभव है। सच तो यह है कि लोग फोन उठाते हैं 2-3 घंटे में, जितने नोटिफिकेशन आए रहते हैं एक जगह कॉपी करते हैं, लिखते हैं और सब पर जो है लाइक करते वही हुए डाल पेस्ट देते। करते, लाइक करते पेस्ट करते, बढ़ते चले जाते। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, पढ़ने से ज्यादा पढ़वाने में बहुत परेशान हैं। लोग चाहते कि हमारा लोग पढ़ें, हम किसी को नहीं पढ़ेंगे, और जिसका पढ़ लेंगे कमेंट कर देंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं। अरे भाई, पढ़े आप खुद रहे हैं, समझ खुद रहे हैं, साहित्य आपका मजबूत हो रहा है, लेखनी आपकी अच्छी हो रही है, और एहसान दूसरे पर। मुझे साहित्य का यह धर्म ना तो पहले समझ में आया था, ना अब आता है, ना आगे आएगा। दूसरी बात क्या है, आपने कहा 5-6 लोग कमेंट दिए, किसी ने मुझसे नमस्ते किया मैं खुश हुआ, मुंह फेर लिया मैं दुखी हुआ। इसका एक मैंने लेख लिखा था अपने ब्लॉग पर कि अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें। अगर कोई थैंक यू बोला तो ठीक, नहीं बोला तो और ठीक। इसलिए इसलिए ये जो लोग केवल यह चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से सब कुछ करते चले जाएं, उनके हिसाब से सब कुछ करते चले जाएं, वह तो हमारे साथ तो कतई नहीं खड़े हैं। क्योंकि जो चाहता है कि हम उनके हिसाब से करते चले तो उनका अपना हिसाब है। हम किसी के हिसाब में फिट बैठने के लिए अपना सांचा बार बार बदलते रहें और ये दूसरे के मुनासिब सांचे में नहीं है, फिट होते रहें, तो ये कैसे संभव है? ये अपनी मुनासिब नहीं है, खुशियों का बिल्कुल सही। रिमोट, अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास, साहित्य साधना स्वांता सुखाए। जिस दिन क्लिक कर जाएगा साहित्य, जहां क्लिक कर जाएगा वहां चीजें आ जाएंगी। जहां नहीं क्लिक करेगा, अगर कोई चीज किसी को नहीं पसंद आ रही है, लाखों रुपए खर्च करके फिल्म बनती है, कभी कभी घटिया फिल्म फ्लॉप नहीं होती, सुपर हो जाती है, कई बार अच्छी स्क्रिप्ट डाउन हो जाती है।
बिल्कुल तो सही। देखने वाले नजरिए में है, देखने वाले नजरिए में है। मैं बताऊं, बचपन में एक फिल्म मैंने देखी थी बहुत पहले, वो युगांधर थी, मिथुन चक्रवर्ती। मुझे मेरे मित्र ने धोखे से दिखा दिया। तो वो तो उस समय था कि कॉलेज से निकलने के बाद एक टॉकीज थी, अब पोस्टर लगा है। अगर साइकिल साइकिल खड़ा करके और मैंने पोस्टर देखा था, केवल पोस्टर देखा था, घर पर खबर पहुंच गई, भूपेश आज उस टॉकीज के सामने खड़े थे। हाँ, पोस्टर नहीं देखा था, मुझे लगता था मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, केवल पोस्टर देखने के नाते। अब एक बड़ी विचित्र बात कहने जा रहा हूं, विचित्र भी है और जरूरी भी है। साहित्य परोसा जा रहा है, पहले साहित्य पढ़ाया जाता था, लोग साहित्य जीते थे। अब साहित्य परोसा जा रहा है। टेलीविजन सीरियल पर जिस तरीके के धारावाहिक आते हैं, कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, पहले कुछ ऐसा था। अभी की बात मैं बता रहा हूं, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है और एक कपिल की कॉमेडी आती है। दोनों में मैं अंतर परख रहा हूं। और एक पिछली बार पता नहीं क्या नागिन आ रहा था, पता नहीं क्या आता था। तो तीनों में जब इवेल्युएट किया अपने ढंग से, तो मैं देखा कि आज के साहित्य जो है, साहित्य केवल यह नहीं जो हम लिख रहे हैं, साहित्य वह भी है जो दिखाया जा रहा है पटल पर, जो टेलीविजन के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। तो वहां पर दुर्भावना यह है, छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क को हिंसा से, स्वार्थ से, दुर्गुणों से कुपोषित किया जा रहा है। अब इसे ठीक करने के लिए दो ही तरीके मुझे सोचते हैं। एक तो यह है कि वह पुराने दिन वापस लाए जाएं, जब घर के अंदर चंपक, चकमक, सुमन सौरभ, चंदू चाचा जैसी पत्रिकाएं आया करती थी। हर किसी अभिभावक को चाहिए कि डिजिटल मीडिया से दूर थोड़ा हट करके वह प्रिंट मीडिया की पत्र पत्रिकाओं को भी अपने घर में मंगाए, अगर छोटे बच्चे हैं तो। यह बहुत जरूरी है। दादा दादी, नाना नानी को अपना दायित्व निभाना होगा। वह बच्चों को जो है चांद की कविताएं, चंदा मामा की कहानियां, बुढ़िया का शोध, इंद्रपरी की कहानियां, रानी सारंगा की कहानियां, बेला की कहानियां, ये सुनाना शुरू करें। इसके लिए आज की पीढ़ी तैयार नहीं है। एकल परिवार होते जा रहे हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर के, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ करके शहरों में निकल जा रहे हैं। दिन भर नौकरी कर रहे हैं, शाम को थके हारे होकर ये भी नहीं देखते कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ऐसी स्थिति में अब कहानी कौन सुनाए? खुद ही कहानी बन के रह गए। कहानी सुनाने वाले कहानी बन करके रह गए। और वो गांव है, गांव है, वो गांव है। ये कितनी बड़ी समस्या है, दुविधा हो गई है तरीके से। जो गांव है, जिनके पास कहानियां है, वे गांव में है। अच्छा, गांव में भी घर पर हो, पोषित हो तो भी सही। कुछ तो वैसे हैं जो कि वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे गांव जो है, हमारे शहरों से कुछ मामले में इसलिए बहुत अच्छे हैं, अभी भी दाल रोटी ही मिल जाए, कम से कम वृद्धाश्रम में भेजने की प्रवृत्ति वहां नहीं है। हमारे गांव में एक खुशबू है, कोई आ जाता है तो यह नहीं, गांव हम पहचाने जाते हैं। 8 किलोमीटर दूर से कोई पूछ लेता है इस गांव में जाना है, फला सिंह के यहाँ जाना है, तो लोग बता देते हैं कि नहर पकड़ करके, सड़क पकड़ के आप चले जाइए ना, तो ये पहला पुल है, 8वें पुल पर जाइए, दाहिनी तरफ घूम जाना, प्राइमरी स्कूल बगल में उनका घर है बाबू साहब का। शहर में कहाँ पता चलता है? नहीं पता, पड़ोस में नहीं पता चलता। मैं इतने साल से दिल्ली में हूँ, आपसे मन की बात बताऊं गुरु, दिल्ली में रहते हुए ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है, और 3-4 वर्ष से तो दो ही चीज देख रहा हूं, दंगा होना है
पॉल्यूशन बढ़ना है, गर्मी बढ़नी है, शीतलहर है, आंदोलन होना है। दिल्ली जैसे शहर में 3 साल में जो बच्चे पढ़ पढ़ करके प्रोन्नत हुए हैं, प्रोन्नत कहते हैं, उन्नति। हम कहते हैं कि एक कक्षोन्नत, कक्षा उन्नत करे, कक्षोन्नत हो गई इनकी। अब ये उन्नत करके कहाँ जाएंगे, देश का कितना भला करेंगे, अब गार्जियन क्या करेंगे? तो यह आने वाले समय में 15 से 20 नहीं बल्कि 5 से 10 वर्ष में इसका साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सरकार को हम दोष देते हैं, सरकार को हमें दोष नहीं देना चाहिए। सरकारें अपना कार्य करती है, उनका कार्य सड़क बना करके दे देना। सड़क पर कूड़ा फेंकने का काम गवर्नमेंट नहीं करती, वो गलती जो है जनमानस करता है। गवर्नमेंट कभी नहीं कहते झाड़ू लगा करके कचरे को नाली में डाल दीजिए, पन्नी को नाली में डाल दीजिए, गवर्नमेंट तो नहीं कहती। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी गांव से लेकर शहर तक, तब तक सरकार को दोषी ठहराना। महंगाई बढ़ रही है, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं, साक्षात्कार में है तो बात रखते हैं। साहित्य का भी एक भाग है, क्योंकि साहित्य समकालीन होता है। महंगाई जो है यह न रुकी थी न रुकेगी। हम 145 करोड़ के ऊपर निकल गए हैं। और जब गवर्नमेंट कहते जनसंख्या नियंत्रण बिल, तो कान खड़े हो जाते हैं। यह नहीं होता भाई, हम मूसल उठा करके धान भी कूटेंगे और अंचल भी सही रखेंगे, दोनों का मुश्किल है। जब 145 करोड़ के ऊपर हम निकल गए हैं तो हमें सख्त निर्णय लेने ही होंगे। अपनी जरूरतों को कम करना होगा, परिस्थितियों में तालमेल बिठाना होगा, और सरकार का विरोध केवल गलत नीतियों पर किया जाना चाहिए। साहित्य को केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, हम कुछ रचनाएं लिख लिए, काम पूरा हो गया, कुछ अभिव्यक्ति दे दिए, काम पूरा हो गया, हिंदी दिवस मना लिए, काम पूरा हो गया। यह तो बात तभी फलीभूत हो जब हम साहित्य जीना शुरू कर और दूसरों को साहित्य की धारा से जोड़ें। हमारे देश में बहुत मनीषी, मुझे एक दिन बड़ा बुरा लगा था। बुरा इसलिए लगा, बड़े बड़े मनीषी जो हैं, इनके नाम पर हम अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन देश का काम नहीं हो सकता। देश का कार्य तब होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन आता है, पुण्यतिथि आ जाती है। छायावादी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी सभी आते, पटलों पर इनके जन्म दिवस पर इनके नाम की अभिव्यक्ति ही नहीं सुनाई देती। इसलिए एक परामर्श है, यह यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यूट्यूब पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसलिए साहित्य से जुड़े सभी लोगों को मैं निवेदन कहूंगा कि हिंदी साहित्य में जितने भी मूर्धन्य लोग हुए हैं, उनकी एक सूची तैयार की जानी चाहिए। उनके जन्म दिवस पर या उनके पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इससे हमारा साहित्य जो है वह पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं तो आने वाले समय में बच्चे जान ही नहीं पाएंगे महादेवी वर्मा जी कौन थे, निराला जी कौन थे। महाप्राण कहे जाते हैं निराला जी, पंत कौन थे, प्रसाद जी की रचनाएं कैसी रही, यह सब भूल जाएंगे आने वाले समय में। आचार्य केशवदास जी को और बिहारी के प्रति तो लोगों में मेरे ख्याल से निरस्ता भरती जा रही है, पढ़ते ही नहीं है, जैसे भाषाई समस्या आ गई है। तो यह चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर अपनी बात बखूबी रखने का प्रयास मैंने किया है। बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर रहा। आगे जैसी आपकी अनुमति हो वैसे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। सर, कार्यक्रम का समय तो 12 मिनट ज्यादा हो गया है, 9:12 हो गए हैं। तो मित्रों, ये थे आज हमारे साथ में भूपेश प्रसाद सिंह जी, जो कि बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत ज्ञान की बातें की, बहुत लोगों को आंखें खोलने वाली बातें की, और जमाने को सुधारने के लिए भी, या हमारे जीवन को उन्हें
सनातन धर्म में लाने की बातें भी करी कि हम सनातनी हैं, हमें सनातन नियमों पर ही चलना चाहिए। ये बात भी इन्होंने चाहे स्पष्ट में न कही हो लेकिन कही है, समझने की बात है, संकेत बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम भले ही गीत कम हुए हों लेकिन बातें बहुत अच्छी हुई हैं, और साक्षात्कार का अर्थ भी यही होता है, मतलब भी यही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ सकें, सुन सकें। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा, अविस्मरणीय कार्यक्रम आज आप का सभी को बना। बहुत बहुत हृदय इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पे या अन्य पटल पे। तब तक के लिए विदा। जय हमेशा जब सिया भी राम, आप जय याद करें मैं हनुमान। उस बात को सभी श्रोताओं को पुनः नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ जय रात्रि। हिंद, जय हिंद।